Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel. I hope you all are well. If you like our content, so you can subscribe to our channel. एंड लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि जो जितनी भी रीजनल वेरिएशन मिलता है पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर वो किस प्रकार से होता है। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द पॉपुलेशन कंपोजिशन। सो पॉपुलेशन जो कंपोजिशन होती है वो क्या होता है, इसका बेसिक जो टर्म है वो किस चीज़ को रेफर करता है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द पॉपुलेशन कंपोजिशन, द पीपल डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू हीज कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन एज पॉपुलेशन कंपोजिशन। यानी कि कोई भी किसी भी क्षेत्र की कोई पॉपुलेशन होती है वो किस काम के अंदर इंगेज्ड है, क्या वो काम करती है, क्या उसमें विशेषताएं पाई जाती हैं, उसी को हम पॉपुलेशन कंपोजिशन बोलते हैं। यानी कि हम सीधे शब्दों में बोलूं कि जनसंख्या की मोस्टली विशेषताएं क्या क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, दैट इज़ पॉपुलेशन कंपोजिशन। सो लेट्स स्टार्ट। Population composition is the distinct field study within the population geography with vast coverage of analysis of age and sex, place of residence। अब देखो ये एक पॉपुलेशन की क्या पाई जाती हैं, अपने आप में विशेषताएं पाई जाती हैं। यानी कि जो जनसंख्या संगठन जिसको बोला जाता है, जो इसको हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या संगठन, जनसंख्या संगठन इसको बोला जाता है। तो ये होता क्या है, यानी कि जनसंख्या की जितनी भी जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, विशेषताएं होती हैं, उसी को हम पॉपुलेशन कंपोजिशन बोलते हैं। अब ये जो है वेरियस टाइप की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, लाइक वो किस एज ग्रुप के हैं, वो किस सेक्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मेल हैं फीमेल हैं, पैलेस उनका कहाँ पे है, रेजिडेंस कहाँ पे रहते हैं, वो उनका इथनिक जो ग्रुप है वो कौन सा है, वो ट्राइब हैं या फिर अर्बन लोग हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनका रिलीजन क्या है, मटेरियल वो शादीशुदा हैं या फिर कवारे हैं, उनकी लिटरेसी रेट जो है वो क्या है, एजुकेशन उन्होंने कहाँ तक ली है, या फिर वो हायर एजुकेशन ली है या फिर उन्होंने एक बेसिक एकेडमिक रिकॉर्ड ही रखा है, ऑक्यूपेशनल वो क्या काम करते हैं, उनकी नौकरी पेशा क्या है। ये सारी जो होती हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ये जनसंख्या की अपने आप में एक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, इसी को हम पॉपुलेशन कंपोजिशन के नाम से जानते हैं। यानी कि जनसंख्या भूगोल के अंदर हम इसको बेसिकली पढ़ते हैं। यानी कि ये जो कंपोजिशन है, पॉपुलेशन कंपोजिशन है, ये किसका पार्ट है, ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी का पार्ट है। और यहाँ पे जिसमें आयु, लिंग का विश्लेषण, निवास स्थान का और मानव जातीय जो लक्षण होते हैं, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा के बारे में जितनी भी विशेषताएं होती हैं उसी को हम पॉपुलेशन कंपोजिशन बोलते हैं। यानी कि पीपल डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन। इन दिस सेक्शंस द कंपोजिशन ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन विद रेस्पेक्ट टू देयर रूरल अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स, लैंग्वेज, रिलीजन एंड पैटर्न्स ऑफ ऑक्यूपेशंस विल बी डिस्कस्ड। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम जो है ना कौन कौन सी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, तो एक तो पढ़ेंगे रूरल अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के आधार पे और उनके ऑक्यूपेशन के आधार पे जो है विशेषताओं को हम इस चैप्टर के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विशेषताओं का वर्णन करना ही पॉपुलेशन कंपोजिशन कहलाता है। और इस चैप्टर के अंदर हम रूरल यानी कि ग्रामीण और शहरीकरण, उसकी भाषाएं क्या हैं, उनके धर्म क्या हैं, वहीं पे वो क्या क्या काम करते हैं, व्यवसाय क्या करते हैं, दैट इज़ ऑक्यूपेशंस। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दी रूरल अर्बन कंपोजिशन। फर्स्ट जो कंपोजिशन है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रामीण और शहरी कंपोजिशन। यानी कि ग्रामीण और नगरीय जो संगठन होता है वो क्या होता है, यानी कि जनसंख्या मोस्टली शहरों में रहती है या फिर गाँव में रहती है, वो क्या काम करती है, वो सारी चीज़ें जो हैं रूरल अर्बन कंपोजिशन में हम पढ़ते हैं। सो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशंस बाय देयर रेस्पेक्टिव पैलेस ऑफ रेजिडेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स कैरेक्टरिस्टिक। ये अपने आप में एक सोशल इंडिकेटर होता है जो अपने निवास स्थान के अनुसार जनसंख्या कहाँ पे रहती है, और ये सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण अपने आप में घटक माना जाता है। यानी कि कोई आदमी शहर में रह रहा है तो वो काफ़ी समर्थ है, इनकम सोर्स अच्छा है उसके पास, ठीक है, और वो जो है वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है इजीली जो है अवेलेबल हो जाती हैं। वहीं पे हम कंपेराइज करें, कोई आदमी गांव में रहता है तो वहाँ पे सोशल जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, और वहाँ पे इनकम सोर्स वगैरह जो है कम रहता है। और मोस्टली जो ग्रामीण जो
रूरल लोग रहते हैं वो मोस्टली प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, और अर्बन जो कंपोजिशन है मोस्टली यहाँ के जो लोग होते हैं वो सेकेंडरी, टर्शियरी और फोर्थ जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इंगेज रहते हैं। तो जो ग्रामीण जो लोग हैं वो प्राथमिक क्रियाएं करते हैं, और अर्बन जो लोग हैं, शहरों में जो लोग रहते हैं, वो द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाओं के अंदर संलग्न रहते हैं। ये आपको ध्यान करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। दिस बिकम इवन मोर सिग्निफिकेंट फॉर ए कंट्री वेयर अबाउट 68.8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारी इंडिया की जो 68.8% पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहती है, वो गाँव में रहती है। तो ये हमें पता चल गया कि हमारे इंडिया का जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा है। यहाँ के लोग जो है कहाँ रहना पसंद करते हैं। मोस्टली जो है हमारी 70%, अप्रोक्सीमेटली 70% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहती है, गाँव में, और वहीं पे 31% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहती है, वो शहरों में रहती है। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर शहरीकरण कम है। लोग जो है ना आज भी गांव में रहना पसंद करते हैं, खुली हवा के अंदर, सोशल डाइवर्सिटी के अंदर रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे रिलीजन, कास्ट का जो है काफ़ी मैटर देखने को मिलता है। वहीं पे हम यहाँ पे जो कहते हैं एक सादा जीवन, उच्च विचार वाली जो लाइफ होती है उसको हम फॉलो करते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 के अकॉर्डिंग हमारे देश की 70% जो जनसंख्या है वो गाँव में रहती है। तो ये हमें पता लग गया, एक आइडिया लग गया कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है और प्राइमरी एक्टिविटीज़ करती है, और सोशल डाइवर्सिटी गाँव में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब कुछ गाँव के बारे में हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। जैसे हम बात करें, क्या आप ये जानते हो कि इंडिया के अंदर 6,40,867 जो है विलेजेस अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अंदर थे। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या हो गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गांव हैं, जिनमें से 5,97,608 यानी कि 93.2% जो है गांव बसे हुए हैं। ये जो इतने गांव जो है ना उनमें अपने आप में वो फुल्ली बसे हुए हैं, वहाँ पे लोग आज भी रहते हैं। और ये अपने आप में कितना परसेंट हो रहा है, ये 93% हो रहा है। यानी कि भारत में जितने भी गांव है ना वो सब के सब आबाद हैं। कोई भी ऐसा कोई गांव नहीं है जो अपने आप में पूरा बदहाल हो गया और लोगों ने वहाँ से प्लान कर दिया। 7% हो सकते हैं, यानी कि 7% हो सकते हैं, बट 93% इंडिया के जो गांव हैं वो काफ़ी बसे हुए हैं, काफ़ी समृद्ध हैं, और वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं और वो काफ़ी खुश रहते हैं। यहाँ पे एक आंकड़ा है, ये आपको ध्यान करना है। ऑल ओवर हमारे इंडिया के अंदर 6,40,000 गाँव हैं, उनमें से 5,97 जो विलेजेस हैं वो अपने आप में आबाद हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं। आर इनहेबिटेटेड विलेज, ये वहाँ पे लोग अभी भी रहते हैं। ठीक है। However, the distribution of rural population is not uniform throughout the country, यानी कि यहाँ पे पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। कई जो है ना, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी कि जो रूरल कॉम्पोजिशन है वो असमान वितरण है, उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। असमान वितरण बोले तो कई गांव ऐसे हैं जो जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ की पॉपुलेशन कम है। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। यू माइट हैव नोटेड दैट द स्टेट ऑफ बिहार एंड सिक्किम हैव वेरी हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। यदि आप देखो बिहार और सिक्किम के गाँव को, तो वहाँ पे रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा था कि यहाँ पे इंडिया के अंदर जो रूरल और अर्बन जो पॉपुलेशन पाई जाती है उनमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें, बिहार और सिक्किम, वहाँ पे जो रूरल पॉपुलेशन है, ग्रामीण जनसंख्या है, वो ज़्यादा पाई जाती है मोर देन अदर स्टेट लाइक गोवा एंड महाराष्ट्र। तो हम यदि गोवा और महाराष्ट्र की बात करें, सो द स्टेट ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र हैव ओनली लिटिल ओवर हाफ ऑफ देयर टोटल पॉपुलेशन रेजिडिंग्स इन विलेजेस। यानी कि गोवा और महाराष्ट्र जो है वहाँ पे 50% जनसंख्या जो रहती है वो गाँव में रहती है, और 50% जो है वो शहरों में रहती है। ठीक है, लेकिन हम बात करें बिहार और सिक्किम में, तो वहाँ पे मात्र 20 या 30% ही जनसंख्या शहरों में रहती है, और मोस्ट ऑफ जो 70-80% जो पॉपुलेशन है वो गाँव में ही बिलोंग करती है। और हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे है, गोवा और
महाराष्ट्र के अंदर। यदि मैं बात करूं कि भारत में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में रहती है, तो आपको राइट ऑप्शन करना है गोवा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 62%। ठीक है, यहाँ पे इंडिया यानी कि इंडिया में हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन पाई जाती है गोवा के अंदर, उसके बाद में महाराष्ट्र में यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। और लोएस्ट पाई जाती है बिहार और सिक्किम के अंदर। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं और लोएस्ट यहाँ पे बिहार आएगा। ठीक है, यदि पर्टिकुलरली पूछा जाए कि लोएस्ट जो है अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है, तो इसके अंदर आएगा बिहार। ठीक है, और हाईएस्ट गोवा के अंदर। तो ये आपको ध्यान करना है, यानी कि यहाँ की 50% जो आबादी है गोवा और महाराष्ट्र में वो शहरों में रहती है और 50% गाँव में। ठीक है, और जो इंडिया में हाईएस्ट है। नेक्स्ट, द यूनियन टेरिटरीज ऑन द अदर हैंड्स हैव स्मॉलर प्रोपोर्शंस ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। यदि हम यूटीज़ की बात करें, यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें, तो वहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर जो है ना, हम एक एग्जांपल देखें, एक्सेप्ट दादरा और नगर हवेली, जहाँ पे 53.8% जो है वो क्या पाई जाती है, यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या जो है बहुत ही कम पाई जाती है। ग्रामीण जनसंख्या जो है हाईएस्ट पाई जाती है दादरा नगर हवेली में, जो कितना परसेंट है, 53.38% है। ठीक है, और जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पुदुचेरी हो गया, फिर लक्षद्वीप हो गया, या फिर अंडमान निकोबार हो गया, वहाँ पे मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर ही रहती है। ये आपको ध्यान करना है। और हाईएस्ट जो अर्बन एरिया जो हो गया, जैसे दिल्ली चंडीगढ़ हो गया, तो ये हाईएस्ट अर्बन यूनियन टेरिटरी मानी जाती है। वहीं पे लोएस्ट जो है वो है दादरा नगर हवेली, जहाँ की 50%, मोर देन 50% जो है वो पॉपुलेशन गाँवों के अंदर रहती है। ये आपको ध्यान करना है। नाउ द साइज ऑफ विलेज आल्सो वेरीज कंसिडरेबली, यानी कि हम बात करें गाँव के अंदर भी, तो गाँव के अंदर भी जनसंख्या का जो है काफ़ी हद तक भिन्न, जो जनसंख्या के अंदर भिन्नताएं यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ यानी कि वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। इट इज़ लेस देन 200 पर्सन्स इन दी हिल स्टेशन ऑफ नॉर्दर्न स्टेट। ठीक है, यानी कि हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, भारत के पहाड़ी राज्य जिनको बोला जाता है, उत्तरी पूर्व में जो है पश्चिमी राजस्थान कच्छ के रण में 200 व्यक्तियों से, देखो यहाँ पे हम बात करें, इट इज़ लेस देन 200 persons in the hill state of northern state India, western Rajasthan and run of Kutch, and high as the 17,000 person in the state of Kerala and part of Maharashtra। यानी कि कुछ गांव ऐसे हैं, यानी कि हम बात करें, एक तो हमारे जो ईस्टर्न भारत के जो पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे, और पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के रण जो है वहाँ पे मात्र 200 लोग जो है ना वो पर्टिकुलरली एक एरिया के अंदर रहते हैं। और जो है ना सबसे कम जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। वहीं पे हम बात करें, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे 17,000 से लोग भी ज़्यादा रहते हैं, उनमें से केरला और महाराष्ट्र का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान करना है कि गाँव के अंदर भी भिन्नताएं देखने को मिलती है। हम बात करें राजस्थान कच्छ और पूर्वी राज्यों की, तो वहाँ पे मात्र 200 लोग रहते हैं, और वहीं पे जो अदर स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र और केरला, वहाँ पे 17,000 लोग रहते हैं एक एक गाँव के अंदर। तो ये आपको ध्यान करना है। ठीक है, ए थ्रू आउट एग्जामिनेशन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल पॉपुलेशंस इन इंडिया रिवील्स दैट बोथ इन इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट लेवल द रिलेटिव डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन एंड एक्सटेंट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशंस रेगुलेट टू कंसंट्रेशंस ऑफ रूरल पॉपुलेशन। इसका मीन्स क्या हुआ, तो यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहा है कि हम बात करें भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है उसके जो प्रतिरूप होता है वो अपने आप में उसको इंडिकेट करता है, शो करता है। यानी कि हम बात करें कि ये जो जितना भी पैटर्न आपने ऊपर देखा वो किसको दिखाता है, वो दिखाता है हमारे रूरल कंपोजिशन को। ये हमारी मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, और उसका जो है वितरण प्रतिरूप का संपूर्ण परीक्षण यहाँ पे शो करता है। वहीं पे अंतर्राज्य, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट लेवल, अंतर्राज्य और अंतर्राज्य दोनों स्तरों पर नगरीकरण का सापेक्षिक जो परिणाम है, रिलेटिव डिग्री जो है वो अपने आप में क्या है, प्रवास का विस्तार ग्रामीण जनसंख्या की सांद्रण को नियंत्रित करती है। यहाँ पे जो है ना वो क्या बताना चाह रहा है कि राज्यों का जो नगरीकरण है उसके सापेक्षिक
परिमाण और ग्रामीण नगरीय प्रवास का जो विस्तार पाया जाता है वो ग्रामीण जनसंख्या के सांद्रण को नियंत्रित करता है। ये आपको यहाँ तक ध्यान करना है। कोई इतनी खास जो है इंपॉर्टेंट लाइन है नहीं, ये बस इतना सा आपको ध्यान करना है कि इंडिया की जो है ना गाँव के अंदर भी वेरिएशन देखने को मिलता है पॉपुलेशन में। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 200 लोग पाए जाते हैं गाँव में, और कुछ से गाँव ऐसे जहाँ पे 17,000 से भी ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। ठीक है, हाईएस्ट जो है ना वो अर्बनाइजेशन पाया जाता है गोवा में, और लोएस्ट पाया जाता है बिहार के अंदर। तो बस इतनी सी चीज़ें आपको ध्यान करनी है। नेक्स्ट है, यू हैव नोटेड द contrary to the rural population, the proportion of the urban population 31.60% in India is quite low, but it's the showing a much faster rate of growth over the decades। यानी कि इंडिया की यदि हम बात करें अर्बन पॉपुलेशन की, यानी कि शहरीकरण जनसंख्या की, तो हम बात करें भारत के अंदर 31.16% जो है लोग शहरों के अंदर रहते हैं। बाकी जो है ना 69% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, गांव के अंदर रहते हैं। तो ये अपने आप में ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो है वो इतना है जो काफ़ी निम्न है। वो ये अपने आप में क्या है, यदि हम बात करें अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, अर्बन एरियाज़ के अंदर रहती है। लेकिन इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन गाँव में रहती है। तो यहाँ पे यदि हम कंपैरिजन करें यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो उनके बदौलत इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। जैसे जापान में हम एग्जांपल ले सकते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी जो कंट्री हैं वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इंडिया के अंदर कितनी है, 31.16%। तो ये बहुत ही कम पाई जाती है। द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हैज़ accelerated due to enhanced economic development and improvement in health and hygienic condition। यानी कि धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज़ की वो अपने आप में धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और हमारे इंडिया के अंदर किन कारणों के कारण हो रही है ये, क्योंकि इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, हेल्थ और हाइजीनिक कंडीशन यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जो दशाएं हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस किया जा रहा है, इनहेंस जो है उनको किया जाता है। इसके कारण जो है अर्बन पॉपुलेशन धीरे धीरे इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशंस टू एज इन दिस केस ऑफ टोटल पॉपुलेशन हैज़ ए वाइड वेरिएशंस थ्रू आउट द कंट्री। यदि हम बात करें कुल जनसंख्या की भांति नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी देश भर में विभिन्नताएं पाई जाती है। देखो यहाँ पे हमने बात करी ग्रामीण क्षेत्र की, रूरल कंपोजिशन की बात करी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम बात करें यदि अर्बन पॉपुलेशन की, तो उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, वेरिएशन पाया जाता है, उसमें भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन का जो लेवल है वो बहुत ही लो देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें इंडिकेट्स बोथ डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इन टर्म ऑफ सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड इंक्रीज रेट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। देखो हमारे देश के अंदर यदि हम बात करें कि अर्बन पॉपुलेशन कैसे बढ़ी है, तो मोस्टली जो कैसे बढ़ी है वो गाँव से जाकर शहरों में लोग बसना चालू हो गए। इसी कारण जो है ना, एक तो वो अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हुई है। फिर भी देखा गया है कि लगभग सभी राज्यों और यूटी जितनी भी हैं उनमें नगरीय जनसंख्या काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। यह सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में यदि हम बात करें दी रूरल अर्बन माइग्रेशन इज conspicuous in the case of urban areas along the main road linked the rail roads in the North Indian plains। यदि हम बात करें सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर दोनों को इंगित करती है। यदि हम बात करें नॉर्दर्न इंडियन प्लेन की, तो वहाँ पे द इंडस्ट्रियल एरियाज, जैसे हम बात करें जहाँ पे रोड और रेलवे नेटवर्क जो है डेवलप हुआ है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा पाई गई है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के अंदर। जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, जैसे हम बात करें कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूर, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर एंड लुधियाना और जालंधर, यहाँ पे इंडस्ट्री की वजह से जो है ना वो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी है। और जहाँ पे रोड और जो रेलवे जो है डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण जो है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो भारत के उत्तर मैदानों में मुख्य सड़कों के मिलन बिंदुओं और रेल मार्गों में सटे हुए नगरीय क्षेत्रों, जैसे हम बात करें
जितने भी सिटीज़ हो गए, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूर, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर और लुधियाना, जालंधर में ग्रामीण नगरीय प्रवास यहाँ पे दृष्टिगोचर होता है या देखने को मिलता है। तो यानी कि ये यहाँ पे बताना चाह रहा है कि यहाँ पे जो इंडियन प्लेन्स हैं, जिसको हम बोलते हैं उत्तर का मैदान, वहाँ पे जो नेटवर्क है वो आपस में एक दूसरे को काटता है। यहाँ पे अच्छा जो है वो रोड और रेलवे कनेक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलती है, इसके कारण यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। वहीं पे हम बात करें, इन्हीं के कारण यहाँ पे जितने भी शहर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेटअप देखने को मिलता है, तो इनके कारण इन सिटीज़ के अंदर जो है ना पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, यदि बात करें हम एग्रीकल्चर पर्पज़ से, सो स्टेगनेंट पार्ट्स ऑफ द मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन्स, तेलंगाना, देखो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें कृषि की दृष्टि से, मध्य और निम्न गंगा के जितने भी मैदान हैं वहाँ पे भी पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। एग्रीकल्चरली यानी कि एग्रीकल्चर पर्पज़ से देखें तो मोस्ट ऑफ जो पार्ट है मिडिल और लोअर गंगा के अंदर, वहाँ पे पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तेलंगाना नॉन एग्रीगेटेड वेस्टर्न राजस्थान, रिमोट हिली ट्राइबल्स एरिया of northeast along the floods prone areas of peninsular India and along eastern part of Madhya Pradesh, the degree of urbanization has remained low। हम बात करें इसके बदौलत यहाँ पे तो क्या पाई जाती है, पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है इन सिटीज़ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री है, रेलवे और रोड्स की कनेक्टिविटी अच्छी है, इसके कारण यहाँ पे इन सिटीज़ के अंदर और यहाँ पे जैसे हम बात करें गंगा प्लेन्स के अंदर, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी प्रैक्टिस की जाती है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। वहीं पे हम बात करें, कंपैरिजन करें तो जो और वेस्टर्न राजस्थान और हिली रीजन है, ट्राइबल्स एरिया है, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जहाँ पे फ्लड वगैरह आती रहती हैं, और पेनिनसुलर कुछ स्टेट हैं वहाँ पे पॉपुलेशन कम पाई जाती है। उसका कारण ये है कि उत्तर पूर्व के दूर दराज जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्र हैं, और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में नगरीकरण का निम्न स्तर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लड वगैरह और वेरियस टाइप की जो है डिजास्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। वहीं पे बात करें इसके बाद में लिंग्विस्टिक कंपोजिशन यानी कि भाषाई संगठन, भाषाई जो है ना, भाषा के आधार पे जनसंख्या की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, उनके बारे में हम चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम पढ़ते हैं भाषाई कंपोजिशन, जिसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। ठीक है, तो भाषाई संगठन क्या होता है कि हम क्या करेंगे, अब लोगों की विशेषताएं देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि वो कौन कौन सी भाषाओं के अंदर कम्युनिकेट करते हैं, क्या क्या वो बोलते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो भारत जो है, इंडिया इज़ द लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, तो इंडिया के अंदर काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरियस टाइप की जो है भाषा बोली जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, एक ब्रिटिशर ऑफिसर था जिसका नाम था गैरिसन, तो उन्होंने क्या किया, एक सर्वे किया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो कंप्लीट हुआ था 1928 में और स्टार्ट हुआ था 1903 के अंदर। तो उन्होंने इस सर्वे के अंदर पाया कि इंडिया के अंदर 179 जो है लैंग्वेज बोली जाती हैं, और 544 जो है ना डायलेक्ट्स हैं, जिसको हम बोलते हैं बोलियाँ यहाँ पे। यानी कि उन्होंने क्या पाया अपने सर्वे के अंदर कि भारत के अंदर 179 तो लैंग्वेज बोली जाती हैं और 544 जो है वो बोलियाँ बोली जाती हैं। ठीक है, तो हर एक कोस के ऊपर, एक कोस जो होता है वो 3 किलोमीटर का होता है, तो गांव में कहा भी जाता है कि एक कोस के ऊपर जो है भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है। तो इंडिया के अंदर जो है ना लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यहाँ पे 544 जो है बोलियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गैरिसन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज एंड नंबर ऑफ नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। अब देखो, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 जो लैंग्वेज हैं उनको मान्यता दी गई है कि भारत में जो है ना 22 भाषाओं को जो है भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। अब दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो लिंग्विस्टिक कंपोजिशन है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। अभी देखो, आप 10 का नोट देखते हो तो उसके ऊपर कितनी लैंग्वेज लिखी होती हैं आपको बताना है। आपके पास यदि 10 का नोट है तो उसके ऊपर काउंट करना कि 10 है या फिर 11 लैंग्वेज उसके ऊपर होती हैं, वो काउंट करके आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। तो ये जो है ना इंडिया के अंदर 22 जो है लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रजिस्टर्ड है। सो नाउ अमॉन्ग दिस शेड्यूल्ड
लैंग्वेजेस दी स्पीकर ऑफ हिंदी हैव हाईएस्ट परसेंटेज। अब देखिए दोस्तों, हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। इसके बाद में सबसे कम जो है संस्कृत बोली जाती है, ये आपको ध्यान करना है। भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग कौन सी भाषा के हैं, तो वो हिंदी सबसे ज़्यादा बोलते हैं। वहीं पे सबसे कम जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है संस्कृत। उसके बाद में बोडो कम बोली जाती है, उसके बाद में मणिपुरी, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। However, it is the notice that the linguistic regions in the country do not have a sharp and distinct boundary. Rather, they gradually merge and overlap in their respective frontier zones. यानी कि हम ये क्या बताना चाह रहा है कि यहाँ पे वेरियस टाइप की जो है ना प्रैक्टिस की जाती है भाषाओं को, और इंडिया के अंदर जो वेरियस टाइप की रीजन्स है, यानी कि यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे हमने स्टेटों को या जो भाषाएं हैं उनके आधार पे क्षेत्रों को नहीं बांटा हुआ है। यानी कि कोई अपने आप में किसी भी भाषा की कोई बाउंड्री नहीं है कि ये लैंग्वेज यहाँ तक बोली जाती है और ये लैंग्वेज यहाँ तक बोली जाती है। किसी भी लैंग्वेज की अपने आप में कोई भी बाउंड्री नहीं है, फ्रंटियर जोन नहीं है, वो अपने आप में आपस में मिल भी जाती हैं। जैसे आप देखते हो हरियाणवी, राजस्थानी और जो अवधी लैंग्वेज है वो आपस में मिक्सचर है। कई जगह हिंदी के साथ साथ जो है ना मैथिली भाषा वगैरह भी प्रयोग की जाती है। वहीं पे ये साउथ की जो लैंग्वेज है मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु, वो आपस में हर एक स्टेट में बोली जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। तो उनकी किसी प्रकार की अपने आप में कोई बाउंड्री नहीं है। जैसे हम बात करें कि राजस्थान के लोग जो ना स्पेशल राजस्थान में राजस्थानी भाषा को प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे नहीं है। कुछ गुजरात के रीजन भी है, वहाँ पे राजस्थानी भाषा बोली जाती है। कुछ हरियाणा टच बॉर्डर भी है, वहाँ पे भी राजस्थानी भाषा बोली जाती है। और कुछ राजस्थान में भी कुछ एरिया है ऐसे हैं, वहाँ पे प्रॉपर हिंदी बोली जाती है, हरियाणवी बोली जाती है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, किसी भी लैंग्वेज का अपने आप में कोई बॉर्डर नहीं होता है और कोई बाउंड्री नहीं होती है उनकी। ठीक है, वो आपस में मिली हुई हैं और एक दूसरी लैंग्वेज जो है एक दूसरे में आपस में मिक्स यहाँ पे देखने को मिलती है। अभी इसके बाद में हम बात करें रिलीजियस लिंग्विस्टिक जो क्लासिफिकेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। हम यहाँ पे जो लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन है कि इंडिया में भाषाओं को बोलने के आधार पे, यानी कि प्रमुख कौन कौन सी भाषाएं हैं, प्रमुख भाषाई भाषाओं को बोलने के आधार पे 4 भाषाओं में मुख्य रूप से हमने डिवाइड किया। मेजर इंडियन लैंग्वेज बिलोंग्स टू 4 लैंग्वेज फैमिली। यहाँ पे भाषाएं जो हैं वो 4 फैमिली से बिलोंग करती हैं, उनको हम यहाँ पे एक इंडेक्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना 4 भाषाओं का एक ग्रुप है। देखो यहाँ पे पहला है फैमिली, ये जो है ना एक प्रॉपर लैंग्वेज जो है वो उसकी फैमिली है। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, इसकी फिर सब फैमिली हो गई, इसकी ब्रांच हो गई, और स्पीक एरिया कहाँ कहाँ पे वो बोली जाती है। तो हम बात करें आस्ट्रिक, जिसको निषाद भाषा भी बोली जाती है, वो कहाँ पे बोली जाती है, इसकी सब फैमिली मानी जाती है ऑस्ट्रो एशियाटिक और ऑस्ट्रोनेशियन। तो ये जो है इनकी सब फील्ड है, सब फैमिली मानी जाती है इन भाषाओं की। तो ये मोस्टली जो ना इनका परसेंटेज है 1.38%, यानी कि इंडिया के अंदर बहुत ही कम बोली जाती है। मुख्य रूप से यदि हम बात करें ब्रांचेज और ग्रुप कहाँ पे बोली जाती है, तो ये जो है ना मोन और खमेर और मुंडा जो ट्राइब्स है उनके द्वारा बोली जाती है। और कौन कौन से एरिया के अंदर बोली जाती है, तो यहाँ पे मेघालय, निकोबार आइलैंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और आउटसाइड इंडिया के अंदर जो है ये भाषा आस्ट्रिक, जिसको बोलते हैं हम निषाद भाषा, और इसका परसेंट है 1.38% जो है ये बोली जाती है, यानी बहुत ही कम, और इन स्टेटों के अंदर ये बोली जाती है। फिर उसके बाद में आती है द्रविडियन, जिसको हम बोलते हैं द्रविड़। ये जो है इंडिया के अंदर 20% लोग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऑल ओवर यदि हम लैंग्वेज का 100% माने तो उनमें से 20% जो लोग हैं वो द्रविडियन भाषा बोलते हैं, और इसकी किसी प्रकार की कोई भी सब फैमिली नहीं है। यहाँ पे ये आपको ध्यान करना है। यहीं बात करें इसकी जो सब ग्रुप वगैरह है या फिर ब्रांचेज हैं कौन कौन सी हैं, तो इसके अंदर साउथ द्रविडियन, सेंट्रल द्रविडियन और नॉर्थ द्रविडियन माना जाता है। यदि हम बात करें साउथ द्रविडियन की, तो मोस्टली किन किन एरियाज़ के अंदर बोली जाती है, सो फर्स्ट स्टेट इज़ तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला। ये जो है साउथ प्रॉपर स्टेट माने जाते हैं। सेंट्रल की बात करें तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र के अंदर जो है सेंट्रल द्रविडियन भाषा बोली जाती है, जिसके अंदर आप देखो दोस्तों, जो साउथ में बोली जाती है कन्नड़, तमिल,
ठीक है, तेलुगु, ये लैंग्वेज जो है ना साउथ द्रविडियन भाषा बोली जाती है। वहीं पे जो आंध्रा के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है मध्य प्रदेश में, और ओडिया जो भाषा है वो सेंट्रल द्रविडियन भाषा मानी जाती है। वहीं पे हम बात करें नॉर्थ स्टेट के अंदर, जहाँ पे बिहार के अंदर बिहारी, उड़ीसा के अंदर ओडिसी, वेस्ट बंगाल के अंदर जो है ना वो बंगाली बोली जाती है, और मध्य प्रदेश में भी वेरियस टाइप की जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको हम कंसिडर करते हैं इन नॉर्थ द्रविडियन लैंग्वेज। ठीक है, सो ये जो है इन स्टेट के अंदर प्रैक्टिस की जाती है। थर्ड इज सिनो तिब्बतन लैंग्वेज, यानी कि इसको बोलते हैं चीनी तिब्बती, और इसको बोला जाता है किरात। इसको क्या बोला जाता है? किरात। इसका परसेंटेज जो है 0.85% है, यानी कि बहुत ही कम बोली जाती है। यदि हम बात करें इसके उप परिवार की या सब फैमिली की, तो इसमें तिब्बतो म्यांमारी और श्यामीज चाइनीज, इन दो लैंग्वेज को हम शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर हम मोस्टली 3 जो है ना इसकी ब्रांच मान सकते हैं। एक तो इसमें तिब्बतो हिमालयन रीजन आ जाता है, एक नॉर्थ असम, और एक असम और म्यांमार जो टच बॉर्डर है वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। यदि हम बात करें तिब्बतो हिमालय के अंदर, तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल और सिक्किम के अंदर बोली जाती है। फिर नॉर्थ असम के अंदर अरुणाचल प्रदेश आता है, और असम म्यांमारीज के अंदर असम, नागालैंड, मणिपुर जो ईस्टर्न स्टेट हैं उन सभी स्टेटों के अंदर श्यामीज चाइनीज़ लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये आपको जो है ना इस प्रकार से लैंग्वेज का उनका ग्रुप क्या है, फैमिली क्या है, उनकी ब्रांच क्या है, और स्पीक जो एरिया है वो कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। सो फोर्थ इज इंडो यूरोपियन आर्यन लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज इंडिया के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और अप्रोक्सीमेटली 73% लोग प्रैक्टिस करते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को, जिसको हम बोलते हैं भारतीय यूरोपियन आर्यन लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? आर्यन लैंग्वेज। सो दैट इज़ इंडो आर्यन। क्या बोलते हैं इसको? इंडो आर्यन लैंग्वेज इसको बोला जाता है। इसकी सब फैमिली जो है वो इंडो आर्यन मानी जाती है, यानी कि जो आर्यंस आए थे यूरोप से, उनकी लैंग्वेज और हमारी इंडिया की लैंग्वेज आपस में मिक्स हो गई, और उसी को क्या बोला जाता है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोला जाता है, यानी कि भारतीय यूरोपियन लैंग्वेज बोला जाता है। अब दोस्तों यदि इसकी ब्रांच हम देखें तो देयर आर 3 ब्रांचेज, ईरानियन, दार्डिक एंड इंडो आर्यन। देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ द इंडो आर्यन लैंग्वेज। सो ईरानियन यानी कि ईरानी जो फारसी बोलते हैं, इसको बोलते हैं फारसी। आरसी को फारसी क्या वैसे बोलते हैं ना, तो ये अपने आप में फारसी लैंग्वेज है। दूसरी है दर्दी, दर्दी इसको बोलते हैं हिंदी में दर्दी, ठीक है। और इंडो आर्यन जिसको आप बोलते ही हो भारतीय आर्य, भारतीय जो आर्य लैंग्वेज है, यूरोप से जो आए हुए लोग थे उनकी भाषा और भारतीय लोगों की भाषा आपस में मिल गई, दैट इज़ इंडो आर्यन लैंग्वेज। ईरानियन यदि हम फारसी की बात करें तो इंडिया से बाहर ही बोली जाती है, ये बहुत ही कम बोली जाती है इंडिया के अंदर, और कुछ वर्ड आ गए हैं इंडियन लैंग्वेज या हिंदी के अंदर, वो प्रैक्टिस बिल्कुल किए जाते हैं। यदि हम बात करें दर्दी जो लैंग्वेज है उसका जो एरिया है वो जम्मू एंड कश्मीर है, मोस्टली जो कश्मीर के जो लोग हैं वो बोलते हैं दर्दी लैंग्वेज। वहीं बात करें इंडो आर्यन लैंग्वेज जो मोस्ट ऑफ इंडियन स्टेट के अंदर बोली जाती है, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात और महाराष्ट्र एंड गोवा, यानी कि मोस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया एंड सर्दर्न इंडिया, मोस्ट ऑफ स्टेट के अंदर इंडो आर्यन लैंग्वेज बोली जाती है। अवधी हो गई, हिंदी हो गई, और भी जितनी भी राजस्थानी वगैरह जितनी भी लैंग्वेज है वो आपस में मिक्स हो रखी हैं, इन्हीं को हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। सो देर आर 4 families of Indian languages and some of these some families। तो ये आपको जो है काफ़ी याद रखना है कि किस प्रकार से इंडिया की जो जितनी भी फैमिलीज़ हैं, जो लैंग्वेज हैं, वो किस प्रकार से प्रैक्टिस की जाती हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे रिलीजियस कंपोजिशन।